नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में बातचीत शुरू की थी, तो अब हम देख लेते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो बातचीत को स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य प्रमुख शासक। देखिए, पिछले क्लास में हमने बातचीत में ये कहा था कि गुप्त साम्राज्य जो स्थापित हुआ वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। और गुप्त कौन थे इस पर विश्लेषण किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उस पर जो भी इतिहासकारों के मत है उन सब का विश्लेषण उनके तर्कों के आधार पर किया गया। और अब हम आगे बढ़ते हुए शासकों की बातचीत को यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ से। सबसे पहले तो ये कि आप संस्थापक किसे माने, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के जो अभिलेख हैं वहां से जो संस्थापक हमें प्राप्त होते हैं वो कौन है? श्रीगुप्त हैं। और श्रीगुप्त की जो उपाधि है उस उपाधि से यदि हम देखने की कोशिश करें तो इनकी उपाधि महाराज की मिलती है। मैं आपको यहाँ पर फिर डिटेल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर किसी बड़े साम्राज्य के अंतर्गत, मान लीजिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें एक छोटे राज्यपाल की हैसियत से आप कहीं पर हैं और आपने वहां पर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, तो जनरली यहाँ पर गुप्त काल के दौर तक महाराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि या राजा की उपाधि आप धारण करते थे। जबकि पूरे बड़े साम्राज्य को जब आप कवर कर लेते, जीत लेते, तो वहां पर आपकी उपाधि का स्तर हो जाता महाराजाधिराज, अर्थात महाराजाओं पर अधिराज, शासन करने वाला। ठीक है, तो अगर आपकी उपाधि राजा या महाराजा है इस समय में, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े साम्राज्य के अपने पूर्ववर्ती साम्राज्य को पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाए हैं, पूरे साम्राज्य को आपने अधिकृत नहीं किया, अधिकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राजा और महाराजा की उपाधि धारण की जाती थी। और इस महाराजा की या महाराज की उपाधि से, महाराजा की उपाधि से श्रीगुप्त का केवल एक सामंत होना सिद्ध होता है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया कि राखलदास बनर्जी का मत है कि कुषाणों के सामंत थे, किसी के भी सामंत थे, पर ये सामंत ही थे और एक छोटे से क्षेत्र में कहीं इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया होगा। अब श्रीगुप्त के बारे में जो डिटेल मिलती है उस डिटेल में हमें इत्सिंग की डिटेल की तरफ जाना होगा। इत्सिंग आप जानते हैं, हेनसांग के बाद एक चीनी यात्री आए थे, बहुत सारा वर्णन इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में भी दिया और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारियां इनसे हमें मिलती हैं। तो इत्सिंग ने ये कहा कि श्रीगुप्त जो थे, अलग नाम से श्रीगुप्त रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। श्रीगुप्त जो थे इन्होंने मृग शिखावन में चीनी भिक्षुओं के लिए एक मंदिर बनवाया। ठीक है, यहाँ बात मंदिर की चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि गुप्त काल ही वो पहला काल माना जाता है जहाँ से भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई और चीनी भिक्षुओं के लिए किसी मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है किसको? श्रीगुप्त को। और जब इस तरह का वर्णन मिलता है तो श्रीगुप्त का होना एक तो प्रमाणित हो जाता है, दूसरा ये प्रमाणित हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं सहिष्णु थे। सहिष्णु इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि गुप्त काल के जो शासक हैं वो प्राय ब्राह्मण वाद से प्रभावित थे। ब्राह्मणवाद का मतलब यूं कहिए कि हिंदुत्व से प्रभावित थे और उस ब्राह्मणवादी यज्ञ अनुष्ठान परंपरा, अश्वमेध यज्ञ कराना, इन चीजों से ये ज्यादा जुड़े हुए थे। फिर भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षुओं के लिए क्या किया? एक मंदिर का निर्माण कराया। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये सहिष्णु थे। श्रीगुप्त का होना तय हुआ, इनका सहिष्णु होना तय हुआ और इसके अलावा इनका क्षेत्र डिसाइड हुआ क्योंकि मृग शिखावन का जो अभिप्राय निकल कर आता है ये बंगाल में मुर्शिदाबाद के आसपास का क्षेत्र था। मुर्शिदाबाद का क्षेत्र था। तो इस मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में ही
आप गुप्त वंश के आरंभिक शासकों को देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने बाद में पूरे मगध के क्षेत्र को और बहुत सारे क्षेत्रों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र को इन्होंने कवर कर लिया था, परंतु इनका आरंभिक स्थान आपको मिल गया बंगाल में मुर्शिदाबाद का क्षेत्र। ठीक है, तो श्रीगुप्त के बारे में इस तरह का डिटेल हमें मिल जाता है। इसके बाद जो दूसरा शासक हमें मिलता है वो है घटोत्कच, या यूं कहिए दूसरा जो सामंत मिलता है जिसका नाम मिलता है वो है घटोत्कच। इसकी भी जो उपाधि है वो महाराजा की है, और जब महाराजा की उपाधि है तो निश्चित रूप से ये भी अपने आप को बहुत बड़े साम्राज्य का प्रणेता या प्रतिपादक या यूं कहिए संस्थापक स्थापित नहीं कर पाया है। तो ये भी महाराजा की उपाधि लेकर बैठे हैं, और इनके बारे में प्रभावती गुप्ता, पहली वीडियो में बात की थी हमने प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र, एक तो पूना ताम्रपत्र और एक रिद्धपुर ताम्रपत्र, इन दोनों ताम्रपत्रों से हमें ये मिलता है कि घटोत्कच जो है वो इस वंश के आदि पुरुष है। ठीक है, आदि पुरुष का मतलब आरंभिक पुरुष है। श्रीगुप्त नहीं, यहाँ पर किसे मान रहे हैं? घटोत्कच को आदि पुरुष मान रहे हैं। पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र जो है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि घटोत्कच जो है इस वंश के आदि पुरुष है। इसका मतलब हो सकता है ये श्रीगुप्त की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी रहे हो, या यहाँ पर जो जानकारी है वो पर्याप्त नहीं हो और श्रीगुप्त को इतना महत्व नहीं दिया गया हो, या श्रीगुप्त एक स्वतंत्र शासन की स्थापना संभवतः नहीं कर पाए हो। तो केवल इतना सा कि आदि पुरुष किसे माना गया? घटोत्कच को माना गया। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि सुपिया अभिलेख में जो रीवा मध्य प्रदेश में प्राप्त है, ये भी गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह की जानकारी मिलती है, जहाँ पर घटोत्कच को आदि पुरुष के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं श्रीगुप्त और उसके बाद घटोत्कच ने शासन किया है। इनकी कोई बड़ी उपलब्धियों की जानकारी हमें नहीं मिलती है। कहाँ शासन किया है? तो ये यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र से कहीं स्टार्ट हुए हैं, ये भी हमें हल्की सी जानकारी मिल जाती है, और उसके बाद ये साम्राज्य कहीं आगे बढ़ता हुआ विस्तार की ओर चला जाता है। ठीक है, अब ये जो शासक हैं, इन शासकों के बाद एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक अस्तित्व में आता है जिसके बारे में जानकारियां पर्याप्त हैं। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि गुप्त वंश में आपको 3 चीजों पर बिल्कुल नजर रखनी होगी। किन 3 चीजों पर? एक तो आपको इनके अभिलेखों पर नजर रखनी है, बहुत सारे अभिलेख जिनसे हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी का मूल स्रोत क्या है? देखिए, अगर आप मौर्य काल की जानकारी के स्रोत ढूंढेंगे तो वहां अभिलेखों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अशोक के अभिलेखों से हमें बड़ी जानकारियां मिलती है। यहाँ पर अभिलेख भी, सेकंड सिक्के भी, सिक्के बड़ी संख्या में इन्होंने चलाए, स्वर्ण सिक्के चलाए, कुछ लोग तो इसी वजह से इसे स्वर्ण काल भी कह देते हैं। और तीसरा उपाधियां, इन उपाधियों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे, जैसे शकों को हराने की वजह से शकारी की उपाधि धारण करेंगे, और इससे आगे हम जाते हैं तो इस तरह की इंद्र वाली उपाधियां धारण की गई, तो क्यों की गई वो डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको निश्चित रूप से महत्वपूर्ण माननी है, और इन पर बहुत सारा डिस्कशन हमारा चलने वाला है। ठीक है, तो श्रीगुप्त की बात की हमने, इसके अलावा घटोत्कच की बात की, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आरंभिक शासक है ये कहीं ब्राह्मणवाद के नजदीक है। इन्होंने वैष्णव मत को अपनाया, ये डिस्कस कर लेते हैं। आरंभिक शासकों ने किसको अपनाया? वैष्णव मत को अपनाया, और विष्णु के वाहन गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया। ठीक है, गुप्त काल के शासकों ने, आरंभिक शासकों ने कौन सा? बाद वालों ने शैव को भी अपनाया, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त ने। यहाँ पर गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया गया शुरू में, और इसके भी 2 कारण हैं। एक तो ये कि ये विष्णु को मानते हैं, वैष्णव मत को मानते हैं, तो विष्णु के वाहन गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया, एक बात। दूसरी बात, जो समुद्रगुप्त आएंगे, हम लोग नाम सुन चुके हैं भारत का नेपोलियन, तो जो समुद्रगुप्त आएंगे इन्होंने नागवंशी शासकों को हराया, और नागवंशी शासकों का जो पराजय का स्तर है, नागवंशी शासकों को, बहुत सारे शासकों को जो हराया इन्होंने, तो नाग का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो गरुड़ होता है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं इस वजह से भी गरुड़ को राजकीय चिन्ह
बनाया गया और गरुड़ प्रकार की मुद्राएं भी समुद्रगुप्त ने वहां पर जारी की है। तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना कि वैष्णव मत को मानने वाले थे और गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बताई मैंने आपको, ये लोग जो थे ये सारे के सारे धर्म सहिष्णु थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। यही से बात स्टार्ट करें तो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये करेक्ट करता है कि इन्होंने और धर्मों के लोगों को भी आश्रय प्रदान किया। और यही सारे कारण हैं, तमाम कारणों की वजह से ही शायद गुप्त काल स्वर्ण काल स्वीकार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं पहले ऐसे शासक की जिसके बारे में जानकारियां तुलनात्मक रूप से पर्याप्त हैं, और वो जो शासक हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि इनका शासनकाल 319 से 335 के मध्य मान लिया जाता है, प्रमाणित सा हो जाता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे उपाधि की। उनकी उपाधि कौन सी है? महाराजाधिराज। इस उपाधि की वजह से इन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन माना जाएगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि इनकी उपाधि से और इन्होंने सिक्के प्रचलन में लाए, प्रचलित किए, तो वहां से इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अगर आप हेमचंद्र राय चौधरी की बात को स्वीकार करें, एक मत दिया इन्होंने, हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा। प्रथम मगध साम्राज्य कौन सा? आपको याद होगा, बिंबिसार से स्टार्ट हुआ था मगध का साम्राज्य, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना है? तो ये माना गया चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक। और कुछ लोग प्रथम मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को भी मान लेते हैं। बाकी बिंबिसार का प्रथम मगध साम्राज्य था, द्वितीय मगध साम्राज्य किसका होगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। किसकी विचार है ये? किसका विचार है? हेमचंद्र राय चौधरी का विचार है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जैसे ही शासक बने, इन्होंने 319-320 में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसकी तिथि आपको 319-320 ईस्वी दोनों मिलेगी, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। 319-320 में गुप्त संवत चलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि गुप्त संवत को कंपेयर कर लेते हैं और संवतों से। काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में, तो मैं जल्दी से एक बार भारतीय इतिहास के कुछ संवतों की बातचीत कर लेता हूँ। देखिए, 57 ईसा पूर्व में सबसे पहले कौन सा संवत है? विक्रमी संवत है। और इस विक्रमी संवत को मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। और ये उज्जैन के एक शासक थे, विक्रमादित्य। हम आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में 14 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और उन 14 में सबसे पहले जो स्वीकार किए जाते हैं वो कौन से हैं? उज्जैन के विक्रमादित्य स्वीकार किए जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो संवत चलाया उसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व का है, ठीक है, ये आज तक प्रचलित है। इसके बाद 78 ईस्वी की बात करें, 78 ईस्वी में शक संवत अस्तित्व में आया और ये चलाया कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में माना जाता है कि इन्होंने शक संवत चलाया था, तो कनिष्क का शक संवत। इन दोनों के बीच में कई बार ईयर्स को पूछ लिया जाता है कि कितना डिफरेंस है दोनों संवतों के बीच में, तो आपको बता दें ये 0 से पहले है -57 और ये बाद में 78 है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब 135 वर्ष का दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कई बार कन्वर्ट करा लेता है, चेंज करा लेता है कि ये इतना विक्रमी है तो ये कितना शक होगा। तो आपको क्या करना है? विक्रमी संवत पहले का है, अगर उसको शक में जोड़ना है
तो 135 शक में कन्वर्ट करना है तो आपको 135 घटा देने होंगे। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 135 वर्ष का। वो 135 वर्ष पुराना है, ये 135 वर्ष नया है। इसके बाद भारतीय इतिहास में हम बात करें तो 319-20 का गुप्त संवत हो गया। गुप्त संवत अभी आपको बताया किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया, ये गुप्त वंश का शासक। इसके बाद हिजरी संवत अपने काम आता है। हिजरी संवत 622 ईस्वी मोहम्मद साहब ने चलाया। ठीक है, मोहम्मद साहब। और 1583 ईस्वी में अकबर ने जो चलाया वो था इलाही संवत। ये सब अपने काम आने वाले हैं कहीं ना कहीं, तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया। तो ये मूल रूप से मुख्य रूप से कुछ ऐसे संवत हैं जिनके बारे में डिस्कशन हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब चलिए, हमने बात की कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया 319-320 ईस्वी में। अब प्रश्न ये, इसका प्रथम प्रयोग कब हुआ, कहाँ हुआ? तो आपको बता दें, चंद्रगुप्त सेकंड के, इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया है, परंतु फर्स्ट के किसी अभिलेख आदि में ये इसका जिक्र नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में, मथुरा अभिलेख में पहली बार इस गुप्त संवत का उल्लेख आपको मिलेगा, उपयोग मिलेगा। ठीक है, मथुरा अभिलेख इसका चंद्रगुप्त सेकंड का, उसमें आपको क्या मिलने वाला है? इस गुप्त संवत का पहला प्रयोग देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात चल रही है, इनके एक वैवाहिक संबंध की बात कर लेते हैं। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वंश, लिच्छवी जो क्षत्रिय थे, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो सिक्के चलाए उसे राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। राजा रानी प्रकार के सिक्के, भारतीय इतिहास में राजा रानी प्रकार के सिक्के या दंपत्ति प्रकार के सिक्के पहली बार किसने चलाए? तो ये चलाए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में चलाए। जहां पर राजा रानी का चित्र आपको सिक्के पर मिलता है और वहां पर लिच्छवे ये भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, लिच्छवे भी मिलता है। प्रश्न आ जाएगा लिच्छवे किन सिक्कों पर मिलता है? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए उन पर पहली बार आपको लिच्छवे भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ उपलब्धियां, कि ये हमने उपाधि की बात कर ली, ये हमने सिक्कों की बात कर ली, तो ये मुख्य, और संवत की बात कर ली, गुप्त संवत की। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको अवगत करा दूं। देखिए, ये नाम कई बार रिपीट होते हैं। विक्रमी संवत को मालव संवत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उज्जैन मालवा के क्षेत्र में शासक थे, यूं आपको अटैच कर लेना। विक्रमादित्य थे तो विक्रमी संवत, मालवा उज्जैन के क्षेत्र में शासन किया इसलिए मालव संवत। ठीक है, और इसी तरह से जो गुप्त संवत है, इस गुप्त संवत को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है, या यूं कहिए कि इसके समकालीन एक और संवत प्रचलन में आया जिसे वल्लभी संवत के नाम से जानते हैं। गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों की तिथि एक ही है। गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कह देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त संवत, वल्लभी संवत। ठीक है, 319-320 ईस्वी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातचीत हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास से हम बातचीत करेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। समुद्रगुप्त का शासन आरंभ, उसके सिक्के, 6 प्रकार के सिक्के, उसकी बहुत सारी विजय उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, और उसके अलावा समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां जिसके माध्यम से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को संगठित रखा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।